हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। मैं फिर से अपना एक एजुकेशन वीडियो एक क्लिनिकल पैथोलॉजी के ऊपर लेके आई हूँ। तो मेरा नाम पल्लवी, आप सब तो जानते ही हैं। तो दैट्स ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर जो आपका पैथोलॉजी का जो सेटअप है, लेबोरेटरी है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक प्रॉपर तरीके से किस तरह से आप एक लैब को सेटअप दे सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका लैब है, उसमें जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए एक बहुत ही मतलब खड़े होने के लिए एक बहुत सारी स्पेस होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि वो आराम से चले फिरे वहाँ पे। इससे वहाँ पे जो भी है एक्सीडेंट वो कम होंगे, और ना ही वहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो टूटेगा फूटेगा नहीं। दैट्स ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल कि जो वो रूम जो हो जहाँ पे भी आप लैब बनाते हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं आनी चाहिए। ओके। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आनी चाहिए। मतलब प्रॉपर तरीके से लाइट आनी चाहिए ताकि जो भी हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं उनको पढ़ने में बहुत ही आसान रहे। ओके। और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, उनको वॉश करने के लिए आपके पास वाटर टैंक्स होने चाहिए। ओके। और केमिकल्स आदि को भी रखने के लिए आपके पास कैबिनेट्स होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास वुड की टेबल्स जो होती हैं वो होनी चाहिए। ओके। और जैसे कि आप कोई भी टेस्ट करेंगे तो आपको यूरिन कलेक्ट करने के लिए, स्टूल कलेक्ट करने के लिए, उनको जो भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे या फिर हम जो भी टेस्ट करने के लिए ब्लड कलेक्ट करेंगे, उनको वो प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्पेस पे रखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मिक्स हो जाए और हम उस टेस्ट को नहीं कर पाएँ। ओके। तो नेक्स्ट इज़ कि अगर कोई भी आप टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट करेंगे तो उस पेशेंट का आपके पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब उस पेशेंट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जैसे पेशेंट के नेम होने चाहिए, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, टाइम आप कब किस समय ले रहे हैं। मतलब आपके पास क्लियर उसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि आप जो भी टेस्ट करते हैं तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपके जो भी वहाँ पे वर्क करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं आपके, उनको प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेटेड होने चाहिए वो लोग, ताकि कभी भी कोई आप टेस्ट कराने आता है तो मतलब हमको पहले अपने जो आपके जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनको पहले वैक्सीनेटेड करना है। हर चीज़, मतलब उनके पास हर चीज़ का टीका लगा रहना चाहिए। ओके। और आपके पास जो भी आप केमिकल यूज़ करते हैं, आपके पास जो भी सामान है वहाँ पे, जो भी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कोई भी चीज़, सब चीज़ें वहाँ पे डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। ओके। और आपके पास सेवलॉन, डिटॉल, वो सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके सैनिटाइज़र, प्रॉपर तरीके से आप उन चीज़ों को, मतलब अपने हाथों को बार बार अपने क्लीन कर सकें। आप जब भी माइक्रोस्कोप पे वहाँ पे देखते हैं तो आँखों को खुला रखिएगा, जिससे कि जो आपकी आईज़ है उससे कम उस पर इफेक्ट पड़ता है, ज़ोर कम पड़ता है। ओके। इसके अलावा आपके पास जो पीपेट्स होते हैं, पीपेट्स पर टीट्स लगे होने चाहिए। आप उसको डायरेक्ट पीपेट्स को यूज़ मत करिए, उन पर टीट्स लगे होने चाहिए। ओके। और जिस तरह से मेन चीज़ है वहाँ पे ग्लास के, आपके जो ग्लास के मतलब ग्लास के जो भी सामान है आपके पास, वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। जैसे आपके पास बॉटल्स होनी चाहिए। ओके। और हर तरह के बॉटल्स होने चाहिए, बीकर होने चाहिए, फ्लास्क होने चाहिए, सिलेंडर होने चाहिए। ओके। टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए, पिपेट्स होने चाहिए, फनल होने चाहिए, पेट्री डिश होती हैं, ग्लास की नलियाँ होती हैं वो होनी चाहिए, पॉलीथीन्स की बॉटल्स होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब रैक होने चाहिए, कैलोरी मीटर होने चाहिए, एंड अवन होने चाहिए। ओके। डीआयोनाइज़र होने चाहिए, ESR ट्यूबे, रैक्स, स्टरलाइज़र, और जो वैक्सीनेट लगाने वाला जो भी
सुई कह सकते हैं वो होता है, वो होना चाहिए, गॉज होनी चाहिए, कॉटन्स होने चाहिए, डिस्टिलेशन सेट होने चाहिए, फ़िल्टर पंप होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर होना चाहिए, ग्रीस पेंसिल होनी चाहिए, और तौलने के लिए आपको मतलब स्मॉल आपके पास स्पून्स होने चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड होने चाहिए, और थ्री लेग्स वाले आपके पास स्टैंड होने चाहिए, और ये आपको वैक्सीनेटेड लगाने वाली आपके पास सुई बोलते हैं वो होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, प्लेटिनम का वायर होना चाहिए, लेबोरेटरी रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास रिकॉर्ड बुक ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप हर चीज़ जो भी आपके पेशेंट का है वो आप डिटेल में उसमें लिख सको। आपको कितने सालों बाद भी आपके पास कोई कुछ नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो वो हर चीज़ की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक एक कवर करना चाह रही हूँ। इसी के साथ ही साथ जो आपका लैब में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो जिससे आप बच सकें, तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगी, और उसका रीज़न क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी मुझे बताना है आपको, और आप इससे किस तरह से बच सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका आपका लैब में जो दुर्घटना होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब हम जो यहाँ पे वर्कर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं इस चीज़ों से। मतलब आपको लैब टेक्नीशियन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से बचा जाता है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स ये हैं कि सबसे फर्स्ट जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिली तो वो काम करना नहीं जानते हैं, और उनके द्वारा ही कभी कभी घटना हो जाती है, जिससे और लैब में जो भी है एक प्रॉपर जो लोगों को आता है, मतलब एक्सपर्ट लोग ही वहाँ पे काम करने चाहिए। अगर एक्सपर्ट लोग काम नहीं करते हैं तो भी घटना हो सकती है, इंसिडेंट हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉय कम होते हैं और काम ज़्यादा होता है तो भी इंसिडेंट हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा काम पड़ जाता है, तो इवन डिसिप्लिन नहीं होता है तो भी हो जाता है। सही तरीके से अगर लैब बना ना हो, प्रॉपर स्पेस नहीं हो तो भी हो सकता है, और अगर वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो भी इंसिडेंट हो सकता है। और हम जो एक सिक्योरिटी बोलते हैं उनके एक रूल्स होते हैं, अगर उसका रूल्स नहीं करते हैं सब लोग फॉलो तो भी दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई एम्प्लॉय को सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना नहीं आता है तो भी हो सकता है घटना। और सही तरीके से देख रेख बहुत ज़रूरी है उस लैब की, अगर नहीं हो तो भी घटना होती है। इस तरह से अगर आपका वर्कर कभी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सही नहीं है, फ़िज़िकल वो ठीक नहीं है, या उसका मेंटल ठीक नहीं है तो भी घटना हो सकती है। इसलिए हमें देखना चाहिए जो भी वहाँ पे हेड होता है वो प्रॉपर तरीके से देखे कि आपका जो भी वर्कर है वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो उसको आप थोड़े दिन की छुट्टी दे दो। तो इस तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके वर्कर्स ठीक है कि नहीं है। ओके, कभी कभी उनको नॉलेज नहीं होती है कई चीज़ों की, और एक लापरवाही की वजह से भी इंसिडेंट हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब एक रीज़न है जिसे हमें आपस में ही सुलझा के हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और लैब टेक्नीशियन हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ये सब देखें कि आपके और भी जो वर्कर्स हैं और भी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। हेड जो है वो जूनियर्स को देखें, जूनियर्स जो है वो अपने काम को सही तरीके से फॉलो करें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ जो एक्सीडेंट बोल सकते हैं वो किस तरह के होते हैं। कभी कभी जैसे होता है हमारी बॉडी को चोट लग जाती है, जैसे कोई गीला फर्श है तो हम वहाँ पे गिर सकते हैं। इससे बचने के लिए फ़र्श जो है वहाँ पे जो फ्लोर है उसको सूखा रखना चाहिए, हमेशा गीला नहीं रखें। और वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं वो रबड़ के जूते, सैंडल, चप्पल ये सब पहने। ओके, और टूटे कभी कभी कांच के टुकड़े से भी इंसिडेंट हो सकती है, तो चुप जाते हैं, वो कभी कभी गिर जाते हैं तो वो बच जाते हैं, उनको तरीके से सफाई नहीं की जाती तो वो चुप जाते हैं।
जैसे वहाँ पे जो झाड़ू है उसे क्लीन कर देना चाहिए। और जो भी वहाँ पे अगर लेडीज़ वर्कर्स हैं वो बालों को अपने जूड़ा बांध के रखें और एप्रन पहने। एप्रन पहनने से बहुत तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है। और अगर ग्लास से कोई होता है तो पहले ग्लास को निकाल दें, डिटॉल वगैरह लगा लें, वहाँ पे स्प्रिट बेलेडिन होता है वो लगा लें। सेकेंड ऑफ ऑल है कि वहाँ पे कभी कभी फायर लग जाती है, ओके, फायर से भी लगती है। तो फायर अगर आपका लगता है तो उसके प्रमुख कारण है कि कभी कभी कोई वर्कर जलता हुआ बर्नर को छोड़ देता है, गैस के सिलेंडर के फटने से भी हो सकता है, कनेक्शन जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उस पर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कागज़, रुई, ज्वलनशील जो भी है उसमें आग जल्दी पकड़ लेती है, तो ये सबको थोड़ा दूर रखें। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी वो एक फायर वहाँ जो फायर यंत्र होता है उनको वो होना चाहिए और हर साल उसकी जांच करवानी चाहिए। और जब भी हो तो उसे आवश्यकता जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको पुनः चार्ज कराएं। वहाँ पे बाल्टियाँ जो हैं, आप बकेट्स हैं वो रेत की भर कर रख सकते हैं। और बहुत सारा वाटर आपको पर्याप्त मात्रा में लैब के पास होना चाहिए। और अगर आपका फायर लगता है तो खिड़कियाँ जो भी है विंडोज़ को तुरंत बंद कर दें। और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश ना करें। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रवेश करेगा और ज़्यादा तो और ज़्यादा आग लग सकती है। यदि आग थोड़ी देर लगी है तो रेत अथवा पानी का प्रयोग करें। यदि आग अधिक लगी है तो अग्निशामकों का प्रयोग करें। यदि आग बिजली से लगी है तो तुरंत बिजली का कनेक्शन काट दें और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग करें। बिजली से आग लगने पर पानी भूल कर भी न डालें, इससे जो भी आपका विद्युत धारा है वो संचालित हो जाएगी और पानी डालने वाले को करंट भी लग सकता है, इससे उसका डेथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखें। और ये मेन चीज़ है कि आग लगने पर आप खड़े ना रहें, तुरंत फर्श पर बैठ जाएं और मौके पाते ही आप लेट जाएं। रेंगते हुए आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मुंह और जो अपना माउथ मतलब मुंह है, फेस जो आपका है और नाक है, एक गीले कपड़े से आप ढक लें। इससे जो बाहर की हवा है मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर हवा जो धुएं से छलकर साफ हवा शरीर में प्रवेश होती है और दम घुटने का खतरा आपका टल जाता है। चिकनी तथा ऑयली जो पदार्थ हैं में आग लगने पर उस पर रेत डाल दें। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। कभी कभी जब होता है प्रयोगशाला में करंट से हो जाता है, तो इसका मेन रीज़न है कि ठीक से मतलब हमको चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि हमारे इलेक्ट्रिक सही तरीके से काम करें कि नहीं। मतलब प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। जो अगर मान लो कोई टूटा हुआ प्लग है या टूटा हुआ वायर है, इन चीज़ों को हटा दें वहाँ से और बीच बीच में आप अपना ठीक कराते रहें। कभी कभी कनेक्शन भी ठीक से लगा नहीं होता है या फिर पेंच उसके बहुत लूज लगा दिए आपने तो भी हो जाती है दुर्घटना। और अगर कभी इसके लक्षण है कि व्यक्ति एकदम से बेहोश हो जाता है, अगर कभी उसको करंट लगता है, शरीर उसका ब्लू हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। इसके बचने के कारण क्या है कि जो भी उपकरण है गीले हाथ से कभी न छुएं, ओके। और विद्युत उपकरणों के तारों की जो है वो रेगुलर टेस्ट होना चाहिए, जांच करवाते रहिए आप उनकी। तार, प्लग, टूटे उपकरण को बदल देना चाहिए, ढीले पेंचन को कस देना चाहिए, कनेक्शन ठीक से न लगे तो उन्हें बदल देना चाहिए। और उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो भी अगर वहाँ पे कोई किसी को करंट लग गया है तो मुंह से अपना मुंह मिलाकर उसकी श्वसन क्रिया मतलब उसको सांस दें, ओके। केवल बिजली से आग लगी है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपका अग्निशामक है उसका ही यूज़ करें और तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। आग पर पानी कभी ना फीकें, ओके। थर्ड है केमिकल से होने वाली दुर्घटनाएं। केमिकल जैसे वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, अधिक तेज ऑयल हो गया, ओके, तो ऑयल हो गया तो छार या शरीर से स्पर्श होने पर जल्दी शरीर जल जाते हैं। साथ ही स्पर्श करने वाले स्थान पर फफोले बन जाते हैं। मतलब रसायन जो केमिकल है वो शरीर से स्पर्श करने पर होता है और केमिकल को निकल जाने से होता है। विषैली जो भाप है उसको सांस के अंदर खींचने से होता है। ज्वलनशील पदार्थों को तुरंत आग पकड़ने से होती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बचने के लिए जो केमिकल है उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, उसे किसी स्पैचुला या स्पून से छूना चाहिए। अम्ल जो होते हैं जैसे अम्ल या क्षार, मतलब जो भी आपके पास है उसको काम करने से मैं एप्रन ज़रूर पहने और हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने चाहिए। और जो वहाँ पे जो भी केमिकल्स रखा है शीशियों में मतलब बॉटल्स में रखा है उसको प्रॉपर्टी से नीचे कहीं रखें, बिल्कुल ऊपर ना कहीं रखें ताकि वो